Assalamu alaikum. Welcome you all in another video of thermodynamics 2. In the previous class हमने डिस्कस किया था एक्सर्जी को, हमने रिवर्सिबल वर्क क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, और हमने सराउंडिंग वर्क क्या है, यूजफुल वर्क क्या है, हम डिस्कस किया था. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी. फर्स्ट लॉ ऑफ एफिशिएंसी काफ़ी सिंपल है. जो एफिशिएंसी हम रिपीटेड डिस्कस करते आ रहे हैं, दैट इज यूजफुल वर्क डिवाइड बाय द इनपुट और डिजायरेबल क्वांटिटी डिवाइड बाय द इनपुट टू द सिस्टम. दिस समटाइम ये चीज़ ना अमूमन कभी कभी मिसलीडिंग होती है कि हम सिर्फ फर्स्ट लॉ जो नॉर्मल एफिशिएंसी का जो रिलेशन है उससे किसी चीज़ सिस्टम का एनालाइज करें. सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी ये कहती है कि द रेशियो ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी to the maximum possible reversible efficiency under the same conditions. तो यूजली फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो इंजन हैं उन दोनों की रिवर्स थर्मल एफिशिएंसी सेम है, तो ज़रूरी नहीं है उनकी सेकंड लॉ एफिशिएंसी भी सेम हो. फॉर एग्जांपल फर्स्ट नॉर्मल एफिशिएंसी किसी की 30% है और उनकी दोनों की 30% है, बट दे आर एक्चुअली रनिंग एट डिफरेंट कैपेसिटीज़. मतलब कि अगर वो अपनी सही से रन करें तो मे बी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए. तो हम ये करते हैं कि हम एफिशिएंसी को सेकंड लॉ एफिशिएंसी में एनालाइज करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं. तो सेकंड लॉ एफिशिएंसी क्या होती है? थर्मल एफिशिएंसी डिवाइड बाय रिवर्सिबल थर्मल एफिशिएंसी. मतलब पहले हम फॉर एग्जांपल इसका एक और रिलेशन ये है कि हमारे पास यूजफुल वर्क डिवाइड बाय रिवर्सिबल वर्क, और इन केस ऑफ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइसेस वर्क रिवर्सिबल वर्क डिवाइड बाय यूजफुल वर्क. अगर हम COP की बात करें तो COP रिवर्सिबल अपॉन COP अपॉन रिवर्सिबल. Or generally we can say that the second law efficiency is exergy recovered by an exergy expended, or 1 minus an exergy destroyed upon exergy expended. So these are the second law efficiencies or definition. This is really important to understand when you are comparing two different systems, right? Moving forward, let's have a numerical for this problem. A freezer is maintained at -7 degrees Celsius by removing heat at 80 kilojoules per minute. The power consumption of the freezer is 0.5 kilowatt. Determine the reversible power, irreversibility, and the cycle law efficiency of the freezer. Assume atmosphere at 25 degrees Celsius. So, सबसे पहले हम देखते हैं कि COP रिवर्सिबल कितनी है. तो 1/TH/TL -1 होती है, that is coming out to be 8.31. वर्क रिवर्सिबल क्या है? सिंपली QL/COP रिवर्सिबल, which is coming out to be 0.16 kilowatt. Now, आपके पास जो वर्क इनपुट है वो 0.5 है, 0.5 आप कंज्यूम कर रहा है, बट जो वर्क रिवर्सिबल इनपुट होना चाहिए वो 0.16 होना चाहिए. दैट शुड बी लेस देन द यूजफुल वर्क इन. सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.34 किलोवाट. This is the irreversibility of system because the system is not working at full capacity. सेकेंड लॉ एफिशिएंसी क्या होगी? तो रिवर्सिबल वर्क है जो कि कम है 0.16, और जो यूजफुल वर्क है जो कि एक्चुअली हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे 0.5 किलोवाट. कमिंग आउट टू बी 32%. का मतलब ये है कि यूजफुल वर्क जो रिवर्सिबल वर्क है वो 0.16 है और यूजफुल वर्क 0.5 है. मतलब हम इतना प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इतना प्रोवाइड हम कर रहे हैं और इतने प्रोविजन पर भी वो काम कर सकता है. तो हम 0.5 को जैसे हम 0.5 जो है इसको हम कम करेंगे तो दिस वैल्यू विल गो अप, राइट. तो करेंटली इट इज़ कंज्यूमिंग 0.5 किलोवाट, बट रिवर्सिबल वर्क 0.16 है, इस पर भी ये वर्क करेगा, बट दैट विल बी द बट जो हमारी जो रिक्वायरमेंट ये होगी, हम ये चाहेंगे डिज़ायर ये होगी कि हम 0.5 को किसी तरह नीचे की तक कम करें ताकि हमारे पास सेकंड लॉ एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए. मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं एक्सर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम. क्लोज सिस्टम विच मीन्स आपके पास हीट ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर, बट यू डू नॉट हैव मास ट्रांसफर. तो एक्सर्जी for a system may be determined by considering how much of this heat transfer is converted into work entirely. This is important because हम जो work potential जिसे हम कहते हैं एक्सर्जी की दूसरी डेफिनेशन, उसको हम एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव अ सिस्टम जिसमें आपके पास मास इनलेट आउटलेट नहीं है. तो यहाँ पे जो अगर सिंपल हम एनर्जी बैलेंस लगाएं तो हमारे पास E in minus E out equals to चेंज ऑफ एनर्जी. तो यूजुअली वी आर कंसिडरिंग कि हमारे पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी का चेंज ही कंसिडर कर रहे हैं एज एन इंटरनल एनर्जी चेंज, which is the combination of potential energy and kinetic energy of the molecules. So dq minus dw, dq जो एनर्जी बाहर निकल रही है और dw is the work output from the system. Now अब अगर हम इसमें से देखते हैं कि इसने मैक्सिमम वर्क कितना किया, तो वी कैन सी दैट एक वर्क तो वो है जो कि ये मूविंग बाउंड्री की वजह से कर रहा है, बी फॉर द बाउंड्री यूजफुल वर्क, और कुछ एनर्जी ये बाहर की तरफ बाहर निकाल रहा है डी क्यू.
So dq can be used as an to run a heat engine, and that heat engine can produce some work which is WHE. So the combined जो heat work output है, that is a combination of these two works, the boundary work and the heat engine work. Now let's talk about the boundary work, which is can be written as PDW. Now PDW actually is the combination of two works. One is P minus P naught dV. This is P is the pressure of the system, और P नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो इसके डिफरेंस के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है प्रेशर के, और जो वो वर्क जो कि ये अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर कर रहा है, राइट. सो दे आर टू डिफरेंट वर्क्स, राइट. अगर आप चेक करें तो दिस इज एक्चुअली दे आर कैंसलिंग इट, तो इट कैन बी सिंपली PDW, राइट. सो दिस इज द यूजफुल वर्क एंड दिस इज द वर्क विच इज बीइंग डन अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर. तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू टर्म्स, राइट. यूजफुल वर्क ड्यू टू द प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक लेवल. तो हमारे पास जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक लेवल से बढ़ा है, जब भी हमारे पास यूजफुल वर्क भी आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे यूजफुल वर्क भी नहीं होता. दिस इज द बाउंड्री वर्क. मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो टू अश्योर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, द हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू अ रिवर्सिबल हीट इंजन. तो जो क्यू बाहर निकल रही है कि हीट इंजन के थ्रू हम सिर्फ वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी द कार्नोट एफिशिएंसी इनटू द एनर्जी सप्लाइड बाय दिस सिस्टम, दिस क्लोज सिस्टम, राइट. तो यहाँ से हमने टी नॉट जो है आपके पास डेड स्टेट टेम्परेचर है और टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, टी जो है जिस पर हमारे पास हमारा सिस्टम मौजूद था, दैट इज टी. नाउ सॉल्विंग दिस we get that delta q equals to delta q minus t naught delta q upon t. Delta q upon t is basically the change of entropy, right. So हम यहाँ से इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि dq equals to d delta we minus t naught ds. यहाँ पे हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया, राइट. इस डेल्टा क्यू को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करें तो वी गेट दिस रिलेशन, राइट. यहाँ पे हमारे पास तो टोटल यूजफुल वर्क है वो एक तो वो वर्क है जो कि हमारे पास फ्रॉम द बाउंड्री वर्क आ रहा है, और एक वो वर्क है जो हमारे पास हीट इंजन कर रहा है. दैट इज कंप्लीट, दिस इज हाउ इट इज, राइट. नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क पोटेंशियल, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. गिवन स्टेट का मतलब है कि नो सबस्क्रिप्ट, और नॉट का मतलब है कि आपके पास डेड स्टेट. तो वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री टर्म्स, राइट, विच इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, change of PV and the change of entropy with temperature, right. So similarly आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है किसी क्लोज सिस्टम की, उसके अंदर हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी and potential energy are simply the exergy. So when you are representing exergy, it can be represented by capital X and in terms of unit mass basis we can simply divide it with the mass, and we can get small phi which is represented by this relation, right. यहाँ पे हम इसको phi से represent कर सकते हैं, और हमारे पास ये जो u है और v और g को हम simply e से represent कर सकते हैं, small e से. So this is the exergy chain of a system which is actually a closed system. I hope this is clear to you. If you have any question you can ask me in the live session, inshallah. Thank you very much for listening.